तो आज की बातचीत वाली क्लास में हम जानेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। कहने का मतलब ये है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आज हम बातचीत करेंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, यानी कि निर्वाचन कैसे होता है, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति कैसे एक दूसरे से भिन्न हैं, तो इसके बारे में भी हम आज बातचीत करेंगे। तो आइए समझते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में अच्छे से। आज के बाद आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा, इस बात की मैं दावा करता हूं, क्योंकि आपको जो मैं बताने वाला हूं इसके बाद ना तो आपको किसी YouTube चैनल पर जाना पड़ेगा और ना ही कोई दूसरी बुक पढ़ना पड़ेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो आइए समझते हैं एक बार अच्छे तरीके से उपराष्ट्रपति के बारे में। जैसा कि बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, तो देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात आप लोग ध्यान रखिएगा, यह देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। तो देश का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो उपराष्ट्रपति का होता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर, अगर उपराष्ट्रपति का दूसरा सर्वोच्च पद है तो पहला किसका सर्वोच्च पद होगा? तो देश का पहला सर्वोच्च पद अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति का होता है। किसका होता है? तो राष्ट्रपति का होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति का जो पद होता है वो देश का पहला सर्वोच्च पद होता है, और इसे देश का प्रथम नागरिक भी माना जाता है, और देश की एकता और अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक अगर कोई माना जाता है तो राष्ट्रपति माना जाता है। और इसीलिए कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो पद होता है देश का सर्वोच्च पद या तो पहला पद होता है। दूसरी बात हमने आपको बताया यहाँ पर कि उपराष्ट्रपति के बारे में हमने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। अब आइए बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति के पद को किस देश की तर्ज पर बनाया गया है। देखिए, उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो अमेरिका के तर्ज पर बनाया गया है। अमेरिका के तर्ज पर भारत में भी उपराष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया है। तो जिस तरह अगर देखा जाए तो अमेरिका में उपराष्ट्रपति का पद है, उसी तरह से अगर देखा जाए तो भारत में भी उपराष्ट्रपति का पद है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का पद हमने किस देश के संविधान से लिया हुआ है या किस देश के तर्ज पर हमने बनाया हुआ है, तो आप बता दीजिएगा अमेरिका के तर्ज पर हमने बनाया हुआ है। यानी कि कहने का मतलब ये हो जाता है कि अगर देखा जाए तो अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति का पद है, और उसी तरह से अगर देखा जाए तो भारत में भी उपराष्ट्रपति का पद है। अब आइए बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। अब आइए बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का निर्वाचन कैसे होता है। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है, तो आज के बाद उनका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, इस बात की मैं दावा करता हूं। देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे होता है जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, जैसे हमने आपको राष्ट्रपति वाले चैप्टर में बताया था, वैसे ही अगर देखा जाए राष्ट्रपति वाले हमने आपको चैप्टर में बताया था कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। ठीक है, परोक्ष रूप से होता है, यानी कि एक निर्वाचन मंडल द्वारा। तो आप ज़्यादा कुछ न याद रखें, आप केवल और केवल इतना बात याद रखें कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। कहने का मतलब ये है कि अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से इनका भी निर्वाचन होता है। तो ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, जैसे राष्ट्रपति का होता है अप्रत्यक्ष रूप से, वैसे ही उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, एक निर्वाचक मंडल द्वारा या निर्वाचन मंडल द्वारा। अब आइए बात करते हैं एक निर्वाचन मंडल द्वारा, या निर्वाचन मंडल ही कहेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। अब आइए बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि कौन लोग मतदान करेंगे। आइए समझते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग मतदान करेंगे, यानी कि कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे। जैसा कि बात करते हैं संसद के सभी सदस्य, ध्यान रखिएगा, संसद के सभी सदस्य जो होते हैं
वे उपराष्ट्रपति के चुनने में, उपराष्ट्रपति को चुनने में अहम भूमिका निभाते हैं या मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संसद के सभी सदस्य, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, संसद के सभी सदस्य। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर संसद के सभी सदस्य का मतलब क्या हो जाता है। तो देखिए, संसद के सभी सदस्य का मतलब ऐसे में हो जाता है कि जो निर्वाचित सदस्य हैं वे भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे और जो मनोनीत सदस्य हैं वे भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि संसद का मतलब हो जाता है, संसद का मतलब हो जाता है लोकसभा, संसद का मतलब हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, संसद का मतलब हो जाता है लोकसभा, राज्यसभा। तो राज्य लोकसभा के सभी सदस्य, ध्यान रखिएगा, चाहे वे निर्वाचित सदस्य हों चाहे वे मनोनीत सदस्य हों, वे सभी लोग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। ठीक है, यानी कि पार्टिसिपेट करेंगे। और इसी क्रम में अगर देखा जाए तो राज्यसभा के भी सभी सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के भी सभी सदस्य, चाहे वे निर्वाचित सदस्य हों और चाहे वे मनोनीत सदस्य हों, वे सभी लोग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ऐसी ही चीजें आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं या पूछ लिए जाते हैं और कई बार क्या होता है कि आप नहीं बता पाते हैं। यहाँ पर एक और बातें हमें समझना होगा ताकि आपको और अच्छे तरीके से सारी बातें समझ में आ जाएं। तो आइए मैं एक और बातें आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको ये यहाँ पर कंफर्म हो जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कैसे भिन्नता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं। तो आइए समझ लेते हैं राष्ट्रपति के भी निर्वाचन के बारे में। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि आपको बेहतर तरीके से दोनों बातें यहाँ पर क्लियर हो जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग भाग लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। इसको हमें दो कॉलम बनाकर हमें समझना होगा। ठीक है, तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, एक तरफ मैंने हेडिंग डाल दिया यहाँ पर, चलिए कोई नहीं, एक तरफ मैंने हेडिंग यहाँ पर डाल दिया राष्ट्रपति और दूसरी तरफ यहाँ मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ उपराष्ट्रपति। ठीक है, वैसे तो यहाँ निर्वाचन होगा। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर निर्वाचन की बात करते हैं, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर निर्वाचन की बात करते हैं, आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं हटा ही देता हूँ, नहीं तो आप बाद में कहेंगे। तो आइए इसको अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपका प्रश्न जो हो एक भी गलत ना हो। देखिए, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ राष्ट्रपति और यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ उपराष्ट्रपति। ठीक है, ताकि आप समझ सकें दोनों बातें। देखिए, यहाँ पर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। सबसे पहले ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर देखा जाए तो संसद के, देखिए संसद का मतलब हो जाता है लोकसभा, संसद का मतलब हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, संसद के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा, संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब यहाँ पर फिर समझिएगा, उपराष्ट्रपति के बारे में ध्यान से समझिएगा। संसद के, इसमें इसको समझिएगा अच्छे से, संसद के फिर ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है, संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य की बात करते हैं, यानी कि चाहे वे निर्वाचित हों या मनोनीत हों, चाहे वे निर्वाचित हों चाहे वे मनोनीत हों, वे सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। लेकिन राष्ट्रपति के केस में हमने आपको बताया संसद के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। देखिए, राष्ट्रपति के केस में हमने आपको बताया कि संसद के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही इनके चुनाव में यानी कि मतदान करेंगे।
चाहे वो लोकसभा की बात करते हैं चाहे वो राज्यसभा की बात करते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। और यहाँ पर आपको हमने बताया कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर देखा जाए तो संसद के सभी सदस्य, चाहे वे निर्वाचित सदस्य हों और चाहे वे मनोनीत सदस्य हों, वे सभी लोग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक मेरी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई हैं। यदि मेरी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई हैं तो एक बार जल्दी से कंफर्म करिए कि यस सर हमें समझ में आ गई हैं आपकी बातें। अब दूसरी बात करते हैं, देखिए जो राज्य की विधानसभा होते हैं, जो राज्यों के, नेक्स्ट बात करते हैं राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, राज्यों के, फिर से समझिएगा दूसरा पॉइंट, राज्यों के जो राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 28 राज्य की बात करते हैं, जो 28 राज्य में विधानसभा हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और कहां पर नहीं लेते हैं तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतदान नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो जो राज्यों की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यों के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वे राष्ट्रपति के तो निर्वाचन में भाग लेंगे, लेकिन कहां पर नहीं लेंगे तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, यानी कि मतदान नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर देखा जाए तो हमारे देश में क्या है, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश इस समय मौजूद हैं। ठीक है, तो हमारे देश में अगर देखा जाए तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित मौजूद हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें से अगर देखा जाए तो केवल और केवल 2 ऐसे राज्य हैं जिनके पास विधानसभा है। और वे कौन से हैं, तो वे हैं एक तरीके से 2 राज्य हैं, वो है दिल्ली और पांडिचेरी। ठीक है, दिल्ली और पांडिचेरी की बात करते हैं, तो दिल्ली और पांडिचेरी की बात करते हैं, तो इनके पास भी क्या है, विधानसभा है। तो दिल्ली और पांडिचेरी की बात करते हैं तो इनके पास भी क्या है, विधानसभा है। तो इनके भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, यानी कि मतदान नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बातें भूलिएगा नहीं, आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न अब आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, ताकि आपका एग्जाम जो हो बेहतर जाए, जब आप एग्जाम दें और आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आपको पूरी बातें पता होंगी तभी आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, अगर नहीं पता होगा तो फिर आप जानते हैं कि गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं और सही होने की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य रहती हैं। ठीक है, आपने देखा है कि जब आप तुक्का मारते हैं तो भगवान जी आपका सहयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि आपके पास जानकारी होनी चाहिए। जिस पद के लिए आप जा रहे हैं, जिस पद पर आप बैठना चाह रहे हैं, उस पद के लिए जानकारी होना जरूरी है। बिना जानकारी के आप जाएंगे तो वहां आप जानते हैं कि क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस इधर उधर के काम करेंगे बिना फालतू वाला। इसलिए भगवान जी आपका सहयोग नहीं करते हैं। जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरा सोचना है कि भगवान जी शायद यही सोचते होंगे। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से कंफर्म करवा देता हूं ताकि फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाए और उपराष्ट्रपति के बारे में मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से कंफर्म करता हूं आप लोगों को कि देखिए निर्वाचन के बारे में आपको बता रहा हूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग मतदान करते हैं और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग मतदान करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग भाग लेते हैं। तो आइए एक बार फिर से अच्छे से समझते हैं। देखिए, मैंने आपको सबसे पहली बात बताया कि संसद के निर्वाचित सदस्य, देखिए संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। संसद का मतलब क्या हो जाता है, लोकसभा, राज्यसभा। वैसे तो संसद का निर्माण होता है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, नहीं तो आप सोचे कि संसद के लिए आप 2 ही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, केवल लोकसभा और राज्यसभा का इस्तेमाल कर रहे हैं और राष्ट्रपति के बारे में नहीं बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों
यहाँ मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ, इसलिए राष्ट्रपति का नेम मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, संसद के निर्माण में। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, और राष्ट्रपति का ही निर्वाचन की बात कर रहे हैं, इसलिए राष्ट्रपति की बात तो अलग हो जाती है यहाँ, ठीक है। तो समझिएगा, संसद के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, चाहे वो लोकसभा की बात करते हैं और चाहे वो राज्यसभा की बात करते हैं, और जो ये निर्वाचित सदस्य हैं वे क्या करेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, यानी कि मतदान करेंगे। फिर दूसरी बातें हमने आपको समझाया कि जो राज्य की विधानसभा होती हैं, जो राज्यों में विधानसभा होती हैं या होती हैं, उनके भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो मनोनीत सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, केवल और केवल निर्वाचित की ही बात की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा। तो राज्यों के जो विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वे भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं। और तीसरी बातें हमने आपको बताया कि 8 केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखा जाए, 8 केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखा जाए तो दिल्ली और पांडिचेरी जो है इनके पास विधानसभा है, तो इनके भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब आइए समझ लेते हैं एक बार फिर से, मैंने आपसे कहा है कि एक बार मैं फिर से समझा देता हूं उपराष्ट्रपति के बारे में, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, उपराष्ट्रपति के बारे में यदि बात करते हैं तो संसद के सभी सदस्य, केवल इतनी बात याद रखना, संसद के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित सदस्य हों और चाहे वे एक तरीके से मनोनीत सदस्य हों, ठीक है। तो संसद के सभी सदस्य, चाहे वे निर्वाचित सदस्य हों चाहे वो मनोनीत सदस्य हों, ये सभी सदस्य क्या होंगे, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और कौन नहीं भाग लेंगे, हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पांडिचेरी की बात करते हैं तो इनके भी निर्वाचित सदस्य, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं या मनोनीत सदस्य होते हैं, तो कोई भी सदस्य इनके निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, यानी कि मतदान नहीं करते हैं चुनाव में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप सभी लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई हैं। यदि आप लोगों को मेरी बातें यहाँ तक समझ में आ गई हैं तो एक बार कंफर्म करिए कि यस सर, आपने जो हमें बताया वो सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। अब आइए बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यानी कि क्या अर्हताएं होनी चाहिए, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आइए समझते हैं। कुछ छात्र हमारे साथ नए जुड़ चुके हैं और मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपकी सारी तैयारी करवाने वाला हूँ। बिल्कुल अब मैं फ्री हो गया हूँ पूरी तरीके से, ऑफिस वगैरह का सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब केवल और केवल मेरा एक ही काम है, वो है पढ़ाने वाला, ठीक है। तो अब सारी क्लासेज में, जितनी भी क्लासेस मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और जो क्लासेस स्थगित कर दी गई थी, वे सारी क्लासेज मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए मैं जो नए छात्र हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, और जो पुराने साथी हैं वे दूसरों को भी शेयर कर दें कि अगर यूपीएससी की तैयारी करना है तो उन्हें बता दीजिए कि शशि जीएस एकेडमी को ज्वाइन करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं जो कि आप सभी लोग जानते ही हैं। सबसे पहली बात करते हैं तो व्यक्ति क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को भारत का उपराष्ट्रपति बनना है तो वो क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो पहली बात है, कॉमन बातें हैं जो कि आप जानते हैं। दूसरी बात करते हैं तो अगर उसे उपराष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष आयु कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वह 35 वर्ष का होना चाहिए, तभी वो भारत का उपराष्ट्रपति बन पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं तो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता भी रखता हो, ठीक है। तो भारत का उपराष्ट्रपति वही बन सकता है जो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। जो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वही व्यक्ति क्या हो पाएगा, भारत का उपराष्ट्रपति बन पाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक और बातें ध्यान रखिएगा, उसके पास क्या होना चाहिए, 20 प्रस्तावक होना चाहिए और 20 अनुमोदक होना चाहिए, ठीक है। तो
तो इस बात को ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति वही बन पाएगा जिसके पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होंगे, वही व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बन पाएगा। तो एक बार मैं फिर से आपको समझाना चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। जैसा कि बात करते हैं व्यक्ति भारत का नागरिक हो, और दूसरी बात करते हैं व्यक्ति की 35 वर्ष आयु कंप्लीट होनी चाहिए, और तीसरी बात हमने आपको बताया कि राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और चौथी बातें हमने आपको बताया कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। आइए समझ लेते हैं यहीं पर कि राष्ट्रपति बनने के लिए भी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ताकि आपको दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, आइए समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा से धैर्य बनाए रखिए, आपको अच्छे से मैं समझा देता हूं, ताकि इसके बाद आपका प्रश्न गलत ना हो, और एग्जाम में जब आप बैठे तो आप सारे प्रश्न को सही करके आए, और जब आपसे कोई कुछ पूछे तो आप बता सकें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में दोनों बातें। ठीक है, चाहे वो निर्वाचन की बात करे कोई व्यक्ति, और चाहे आपसे वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता आपसे पूछे तो आप उसे बता सकें। ठीक है, तो जैसे कि बात करते हैं योग्यता में, एक तो जो उपराष्ट्रपति के लिए है वही राष्ट्रपति के लिए भी होने चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो, मैं लिख देता हूँ ज्यादा अच्छा होगा, व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो वो भारत का नागरिक हो। फिर दूसरी बातें ध्यान रखिएगा, 35 वर्ष आयु कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि 35 वर्ष आयु कंप्लीट होनी चाहिए, तो 35 वर्ष का होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन पाएगा। फिर तीसरी बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, उपराष्ट्रपति के केस में क्या है, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनना है तो वो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लेकिन राष्ट्रपति वाले में क्या केस है, राष्ट्रपति के संदर्भ में अगर देखा जाए तो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ये दोनों भिन्नता पता चल गई होंगी। तो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि कम से कम लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता भी रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अब यहाँ पर एक और बातें हमें देखना चाहिए कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 20 प्रस्तावक की बात की गई है और 20 अनुमोदक की बात की गई है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए भी क्या अनुमोदक और प्रस्तावक की जरूरत पड़ेगी क्या, तो बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर उनकी संख्या जो होगी ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर जो उनकी संख्या होगी ज्यादा होगी, यहाँ पर 50 प्रस्तावक, यहाँ पर 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, अब वही व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन पाएगा जिसके पास ये योग्यताएं होंगी, जिसके पास ये योग्यताएं होंगी वही व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन पाएगा, और जिसके पास ये योग्यताएं होंगी वही व्यक्ति क्या बन पाएगा, भारत का उपराष्ट्रपति बन पाएगा। आइए एक बार मैं आपको और अच्छे से दोबारा समझा देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ, ताकि आपको तुरंत का तुरंत ये बातें याद हो जाएं। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, हमने आपको बताया अगर किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनना है तो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी बातें हमने आपको समझाया कि व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष आयु कंप्लीट होनी चाहिए। और तीसरी बातें हमने आपको बताया कि व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी रखता हो, तभी वह व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बन पाएगा। तीसरी बात करते हैं, यानी चौथी बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा कंपलसरी है वो है 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बन पाएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ तक आप देख रहे हैं कि दो चीजें एक साथ मैच हो रही हैं, यानी कि व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष आयु कंप्लीट होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो व्यक्ति, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लोकसभा, और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होगी,
और यहाँ पर हमने आपको बताया कि अगर राष्ट्रपति बनना है आपको, अगर राष्ट्रपति बनना है तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। यहीं पर एक और बातें मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से सारी बातें और क्लियर हो जाएं। अगर राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल भी बनने की योग्यता ये देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर तो एक कुछ अतिरिक्त जानकारी है, कोई बात नहीं, राज्यपाल को भी देख लेते हैं थोड़ा से। तो राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो सबसे पहली बात करते हैं भारत का व्यक्ति नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का वो व्यक्ति नागरिक हो, पहली बात तो ये हो गई, व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी बात करते हैं तो 35 वर्ष उसकी आयु कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके लिए उस राज्य का नहीं होना चाहिए, वो उस राज्य का नहीं होना चाहिए जिस राज्य का उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है। ठीक है, तो व्यक्ति क्या होना चाहिए, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष आयु कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर एक कॉमन बातें हैं जो आप ध्यान रखिएगा, एक कॉमन बातें हैं जो तीनों के केस में आप याद रखिएगा, यानी कि चाहे उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, चाहे राष्ट्रपति की बात करते हैं और चाहे राज्यपाल की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अगर देखा जाए तो जो 35 वर्ष की बात की जाती है तीनों के लिए सेम होनी चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपति की बात चाहे उपराष्ट्रपति की बात की जाए और चाहे राष्ट्रपति की बात की जाए और चाहे राज्यपाल की बात की जाए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बातें तो आप जानते ही हैं, कॉमन बातें हैं, भारत का व्यक्ति नागरिक होगा तभी वो क्या बन सकता है, कोई भी पद पर कुल मिलाकर जा सकता है। बिना भारत की नागरिकता के कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी पद पर नहीं बैठ सकता है। ठीक है, ये हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी कि हमारे संविधान ने साफ साफ कह दिया है कि अगर किसी व्यक्ति को हमारे किसी भी संवैधानिक पद पर बैठना है तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी वो एक तरीके से उस पद पर जाकर बैठेगा, अन्यथा वो नहीं बैठ सकता है या नहीं बैठेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक मेरी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई हैं। तो आइए बात करते हैं आगे की बातें, आइए समझते हैं आगे की बातें और अच्छे तरीके से। तो आइए समझते हैं आगे की बातें। यदि आप लोगों को सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो रहा है तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर, जो आप हमें बता रहे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अब आइए बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान। वैसे तो सबसे पहले हम कार्यकाल की बात कर लेते हैं, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि इनकी पद के कार्यकाल की बात करते हैं। तो देखिए, इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, लेकिन इसको और अच्छे से हम समझेंगे, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं हटाने का प्रावधान। तो उपराष्ट्रपति को अगर समय से पहले हटाना है तो क्या प्रावधान होना चाहिए, तो हटाने का प्रावधान की बात करते हैं। और यहीं पर उपराष्ट्रपति के साथ हम ये भी देख लेते हैं राष्ट्रपति को भी कैसे हटाया जाता है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, समय से पहले यदि संविधान का राष्ट्रपति उल्लंघन करते हैं तो इनको यदि हटाना है तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, किसके द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को इनके पद से इन्हें हटाया जा सकता है समय से पहले। ठीक है, यदि ये संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो, यानी कि उल्लंघन करते हैं तो। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उपराष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है, महाभियोग की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी, प्रक्रिया की आवश्यकता, ध्यान रखिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया की, इसको आप मैं ऐसे लिख देता हूं, आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, तो आप बता दीजिएगा नहीं, ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ऐसी बातें आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आप इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप अलग अलग पढ़ते हैं। जब आप राष्ट्रपति पढ़ लेते हैं तो उसके बाद कई बार क्या होता है
उपराष्ट्रपति पढ़ते हैं, लेकिन आप पढ़ते चले जाते हैं और एक तरफ आप भूलते चले जाते हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आपको आ जाती हैं। तो आज मैंने आपको तुलनात्मक रूप से बता दिया है कि एक तरीके से अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है समय से पहले तो उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो महाभियोग की प्रक्रिया चलाना होगा या महाभियोग की प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सर फिर हटाया कैसे जाएगा? जब महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चालू की जाएगी या महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलेगी तो फिर उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा? देखिए, इसके लिए सिंपल सा फंडा ये है कि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा, कहते राज्यसभा द्वारा, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर, राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा, ठीक है। तो राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा क्या किया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा राज्यसभा को उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और बातें हैं, जरूरी हैं कि लोकसभा की सहमति आवश्यक है। दूसरी बातें ध्यान रखिएगा, लोकसभा की सहमति आवश्यक है। लोकसभा की सहमति आवश्यक है। देखिए, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो महाभियोग की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली बात ये ध्यान रखिएगा, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है उनके पद से तो महाभियोग की कोई आवश्यकता नहीं है। एक तो पहली बात ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं तो फिर इन्हें कैसे हटाया जा सकता है? तो इन्हें ऐसे हटाया जा सकता है कि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे कंपल्सरी बात आप याद रखिएगा, सबसे अनिवार्य वाली बात याद रखिएगा कि लोकसभा की सहमति लेना जरूरी है। लोकसभा की सहमति लेना आवश्यक है। इसको मैं लिख देता हूँ, तो लोकसभा की सहमति लेना आवश्यक है। ठीक है, तो लोकसभा की सहमति लेना आवश्यक है, नहीं तो फिर उपराष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकेगा। ठीक है, और तीसरी बात याद रखिएगा, इनको हटाना है तो 14 दिन की अग्रिम सूचना इन्हें देना पड़ेगा। ठीक है, तो 14 डेज के बारे में तो आप पहले भी जानते होंगे कि 14 दिन के इन्हें अग्रिम नोटिस देना होगा। ठीक है, तो 14 दिन की ऐसे नहीं लिखा हूं, चलिए कोई नहीं, 14 दिन की अग्रिम नोटिस। ठीक है, 14 दिन की अग्रिम नोटिस देना होगा, तब क्या होगा कि उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकेगा। तो उपराष्ट्रपति को यदि हटाना है तो कौन कौन सी चीजें हमें अपनाना पड़ेगा? एक तो पहली बात ये है कि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसा तो किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि कंपलसरी है कि लोकसभा की सहमति लेना भी आवश्यक है। और नेक्स्ट बात करते हैं तो 14 दिन के इन्हें अग्रिम नोटिस भी देना होगा, तभी उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकेगा। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीजों के बारे में। तो यहाँ पर हमने आपको बस केवल और केवल एक बातें बताने के लिए यहाँ पर महाभियोग के बारे में हमने लिखा था, बस इतना जान लीजिए। बाकी चीजें हमने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में बताया हुआ है, वहां पर आप जाकर देख लीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो एक बार आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से राष्ट्रपति को दोबारा पढ़ा दूंगा। ठीक है, वहां पर वैसे हमने लिखा नहीं है, वैसे ही समझाने का प्रयास किया था। ठीक है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा लिखकर आपको अच्छे से समझा दूंगा। चलिए, अब आइए बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तता की बात करते हैं। इनके पद की रिक्तता की बात करते हैं, तो इनके पद की रिक्तता की बात करते हैं। इनके पद की रिक्तता की बात करते हैं तो एक तो पहली बात की जाती है कि इनका जो एक तरीके से कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति का वो 5 वर्ष का होता है। तो इनका पद तब खाली हो सकता है जब इनका 5 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब ये अपने पद पर बैठेंगे, तब से लेकर जब इनका 5 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा तो ये अपने पद से हट जाएंगे।
ठीक है, यानी कि दोबारा उसी के बीच में निर्वाचन हो जाता है, तब नए उपराष्ट्रपति आ जाते हैं, तब क्या ये अपने पद से हट जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, इनके पद की रिक्तता ऐसे हो सकती है जब ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे, जब ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, जब ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, जब ये अपना त्यागपत्र को राष्ट्रपति को देंगे, तब क्या हो सकता है, इनका पद खाली हो सकता है। अब आपके मन में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि अगर उपराष्ट्रपति महोदय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे रहे हैं, तो एक तरीके से राष्ट्रपति महोदय किसे अपना त्यागपत्र देंगे, तो दोनों एक दूसरे को देते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों एक दूसरे को देते हैं, दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं। अगर राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना है तो उपराष्ट्रपति को दे देंगे, अगर उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना है तो राष्ट्रपति को दे देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं, यदि इन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है, यदि इन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है, तब भी क्या होगा, इनका पद खाली हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब इन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा, तब भी इनका पद खाली हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं, या तो इनकी अचानक डेथ हो जाती है, यानी कि उपराष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो भी क्या होगा, इनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो भी इनका पद खाली हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि इनका पद कैसे रिक्त हो सकता है। सबसे पहले हमने आपको बताया, यदि अपना कार्यकाल कंप्लीट कर लेते हैं, यदि अपना कार्यकाल कंप्लीट कर लेते हैं 5 वर्ष का, तब इनका पद रिक्त हो जाता है। और दूसरी बातें हमने आपको समझाया कि यदि अपना समय से पहले त्यागपत्र देना चाहते हैं, किसे देना चाहें, ठीक है, यदि अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। और फिर हमने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर एक बातें बताया था कि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अपना त्यागपत्र देते हैं समय से पहले, यदि उन्हें हटना है हो तब, ठीक है, हटना हो तो। ठीक, फिर हमने आपको बताया यदि इन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है तब भी इनका पद खाली हो जाता है। और फिर हमने आपको बताया कि यदि इनकी मृत्यु हो जाती है, यदि इनकी मृत्यु हो जाती है तो भी इनका पद खाली हो जाता है। अब यहाँ पर एक और बातें आइए जानते हैं, यदि इनके चुनाव में कोई विवाद होता है, इनके चुनाव में, जैसे कि बात करते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में एक साथ समझ लेते हैं। अगर इनके निर्वाचन में कोई विवाद होता है, यानी कि इनके चुनाव में कोई विवाद होता है, तो उसका निपटारा कौन करता है। अगर इनके चुनाव में कोई विवाद होता है तो निपटारा कौन करता है, तो निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। यानी कि कौन निपटारा करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं या उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं, अगर इनके चुनाव से संबंधित या इनके निर्वाचन में किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट हो जाता है तो उस मामले को कौन सुलटाता है, तो सुप्रीम कोर्ट सुलटाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, वही इनके चुनाव का एक तरीके से जो विवाद होता है उसको सुलटाता है। मुझे लगता है कि यहाँ तक मेरी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई हैं। यदि आप सभी लोगों को यहाँ तक मेरी बातें कंफर्म हो चुकी हैं तो आप लोग जल्दी से एक बार हमें बता दीजिए कि यस सर, हमें सारी बातें आपकी समझ में आ गई हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और छूट रहा था, यहीं पर मैं बता देता हूँ। जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, वही कौन होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि लोकसभा में आप देखिए ऐसे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लोकसभा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राज्यसभा। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर लोकसभा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राज्यसभा। ठीक है, तो दोनों बातें मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जैसे कि लोकसभा में आप देखते हैं, लोकसभा में आप देखते हैं तो जो स्पीकर होता है, एक स्पीकर होता है। और अभी वर्तमान में स्पीकर कौन है, अभी वर्तमान में स्पीकर कौन है, ओम बिरला जी हैं। कौन है, ओम बिरला जी हैं। तो ध्यान रखिएगा, ओम बिरला जी स्पीकर हैं, यानी कि लोकसभा के स्पीकर हैं। और दूसरी बात करते हैं तो राज्यसभा का भी कोई ना कोई स्पीकर होना चाहिए। जिस तरह से, इसको आप ऐसे याद रखिएगा, जिस तरह से
लोकसभा में एक स्पीकर की आवश्यकता पड़ती है या एक स्पीकर होते हैं, उसी तरह से राज्यसभा में भी एक स्पीकर की आवश्यकता पड़ती है। तो एक तरीके से कहने का मतलब ये हो गया कि जो उपराष्ट्रपति हैं वही राज्यसभा के एक तरीके से स्पीकर के रूप में काम करते हैं, यानी कि सभापति के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पर उन्हें स्पीकर नहीं, यहाँ पर उन्हें अध्यक्ष नहीं, बल्कि यहाँ पर इन्हें क्या बोला जाता है, सभापति बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इन्हें सभापति बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति होते हैं। वही क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक और बातें मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए यहाँ पर एक और बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक और बातें ध्यान रखिएगा कि जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है, ना ही वो लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। जिस तरह अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति जो होते हैं संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, वैसे ही अगर देखा जाए तो एक तरीके से उपराष्ट्रपति भी होते हैं जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति होते हैं वे संसद के एक अभिन्न अंग माने जाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो राष्ट्रपति होते हैं वे संसद के एक अभिन्न अंग माने जाते हैं, क्योंकि संसद का निर्माण तभी होगा जब उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होंगे। जब उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होंगे तभी संसद को कंप्लीट माना जाएगा या संसद का निर्माण होगा। अब आइए एक लास्ट बातें समझ लेते हैं कि अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति होते हैं और भारत के उपराष्ट्रपति कैसे एक दूसरे से भिन्न हैं। ठीक है, आइए समझ लेते हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। देखिए इसको आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा समझते चलिएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा पेन नहीं चल रही है, अब इंक डालने का समय नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भारत और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अमेरिका, ताकि आपको दोनों बातें समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले राष्ट्रपति और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ सबसे पहले राष्ट्रपति लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों की बात की जाती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारत में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। ठीक है, भारत में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, भारत में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और अमेरिका में अगर देखा जाए तो जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष के लिए होता है। अब इसको समझिएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हैं आप, बिल्कुल सोचिए मत, समझते चलिए। सब कुछ मैं आपको बेहतर तरीके से समझा रहा हूँ जिस क्रम में, इसी क्रम में आप समझते चलिए। यदि आपको एक बार में अच्छे तरीके ना समझ में आई हो तो एक बार आप दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, क्लास को देख लीजिएगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो एक बार हमें कमेंट कर दीजिएगा, और भी इससे आसान भाषा में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, इससे और भी आसान भाषा में मैं आपको पढ़ा दूंगा ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसको आइए पहले समझ लेते हैं, फिर अन्य बातों पर हम ध्यान देते हैं। देखिए भारत में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। और अमेरिका में यहीं पर अगर देखा जाए तो अमेरिका में देखा जाए तो जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है? 4 साल के लिए होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रपति के भारत में समझिएगा पहले, फिर मैं अमेरिका में समझाऊंगा। देखिए अगर भारत में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, भारत में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उसके पद पर कौन जाकर बैठेगा? तो अब आप लोगों को पहले ही पता है कि अगर भारत में हमारे देश के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उनके पद पर कौन जाकर बैठेगा? उनके पद पर कौन जाकर बैठेगा? उपराष्ट्रपति जाकर बैठेगा और वो यहाँ कार्यवाहक के रूप में काम करेगा।
ठीक है, कार्यवाहक के रूप में काम करेगा। कहने का मतलब ये है जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन नहीं हो जाता है, यानी कि उनके स्थान पर कोई नए नहीं आ जाते हैं, तब तक क्या होगा, एक तरीके से उपराष्ट्रपति जो होगा वो राष्ट्रपति के पद पर बैठकर कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। ठीक है, मान लीजिए अब यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए तो और अच्छे समझ में आ जाए। देखिए, भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए है। अब सोचिए एक बार कि राष्ट्रपति का जो पद खाली हो जा रहा है वो 3 वर्ष में ही खाली हो जा रहा है, 3 वर्ष में ही खाली हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अब अमेरिका में समझिएगा, देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, तो 4 वर्ष के लिए होता है। और यहाँ पर अगर फिर मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, उपराष्ट्रपति लिख देता हूँ, एक मिनट दोस्तों, उपराष्ट्रपति लिख देता हूँ। देखिए अमेरिका में भी क्या है, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, अगर अमेरिका का भी पद खाली हो जाता है, अमेरिका में भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो उनके स्थान पर कौन जाकर बैठेगा, उपराष्ट्रपति बैठेगा। कौन बैठेगा, उपराष्ट्रपति बैठेगा। यानी कि इसको ध्यान रखिएगा कि अमेरिका में भी अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति जाकर इनके उपराष्ट्रपति जाकर इनके पद पर बैठेगा। लेकिन भारत में क्या है, इसको समझिएगा, भारत में क्या है, देखिए यहाँ पर लेकिन कार्यवाहक के रूप में यह कार्य नहीं करेगा। जो उपराष्ट्रपति है, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति होगा, वो अगर राष्ट्रपति के कार्यकाल पर राष्ट्रपति के पद पर जाकर बैठता है तो फिर क्या होगा, कार्यवाहक के रूप में काम नहीं करेगा। किस रूप में कार्य नहीं करेगा, कार्यवाहक के रूप में काम नहीं करेगा, बल्कि जो शेष दिन बचे हुए हैं, जो शेष समय बचा हुआ है, उसको वो क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, यानी कि पूर्ण करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि अमेरिका में जो कार्यकाल है 4 वर्ष के लिए है। अगर कोई राष्ट्रपति 3 साल तक काम करता है और उसके बाद उसका पद खाली हो जाता है, तो उसके पद पर 1 साल, देखिए 1 साल बचा हुआ है ना, तो 4 वर्ष का होता है, तो 1 साल बचा हुआ है, तो 1 साल जो बचा हुआ है उसको कौन कंप्लीट करेगा, उस पद पर जाकर उपराष्ट्रपति कंप्लीट करेगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या होगा, जो उपराष्ट्रपति होता है वो जाकर राष्ट्रपति के पद पर बैठकर काम करेगा, तो वो कार्यवाहक के रूप में काम करेगा और तब तक काम करेगा जब तक कि नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता है। तो लगभग अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा दिन का अंतर नहीं होता है, 6 महीने के अंदर ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करवा लेना होता है। ठीक है, तो आज हमने आपको बताया उपराष्ट्रपति के बारे में, और साथ ही साथ हमने आपको राष्ट्रपति के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें जो तुलनात्मक रूप से समझी जाने वाली बातें थी उसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो यहाँ वाली बातें समझ में आएगी कि नहीं, एक बार मैं फिर से क्लियर करवा देता हूँ। देखिए भारत में, इसको सरल भाषा में याद रखिएगा, बिल्कुल एक लाइन में, भारत में क्या है ऐसे आप समझ लीजिए। अभी भारत में राष्ट्रपति कौन है, महामहिम मुर्मू जी हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक, इसको आप ऐसे समझिएगा। और उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू जी हैं, महामहिम वेंकैया नायडू जी हैं। अगर जो द्रौपदी मुर्मू जो हैं अपने पद पर समय से पहले हट जाती हैं, तो जो वेंकैया नायडू जी होंगे वे जाकर राष्ट्रपति के पद पर बैठकर कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। ठीक है, और ये अमूमन अगर देखा जाए तो 6 महीने के डिफरेंस में हो ही जाता है। ठीक है, अब अमेरिका में समझ लीजिए, अभी जो है राष्ट्रपति जो बाइडन है, ठीक है, जो कि आप जानते हैं, और वहाँ पर उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस है। अगर सपोज दैट समझिए एक बार कि अगर जो बाइडन साहब की डेथ हो जाती है 2 साल में ही, तो जो कमला हैरिस है वो जाकर उनके पद पर बैठेंगी और जो 2 साल बचा हुआ है उसको वो कंप्लीट करेंगे। तो बस इतनी ही बातें आपको ध्यान रखना है और इससे इतर बातें आपको नहीं ध्यान रखना है। तो आज हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि इसके बाद आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। जो मैंने आपसे वादा किया था, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, और शायद मैं आज आपके प्रॉमिस से खरे उतर रहा हूँ। ठीक है, शायद मैं आपके प्रॉमिस से खरे उतर रहा हूँ, जो मैंने आपसे अपने प्रॉमिस से खरे उतर रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं किसी और दिन।